ईशानी भी लगभग जो है उसी समय 2018, 17, 18, 19 की है और बहुत मेंटल और फिजिकल बोलना चाहिए कि चीज़ों को सहते हुए आगे बढ़ी है। मुझे अभी भी वो याद है कि बैकबोन के कारण ये बैठ नहीं पाती थी, खड़े नहीं हो पाते। सर मेरे को तो लिख के बनता ही नहीं है। तो इनकी सफलता की जो कहानी आप इनकी जुबानी से सुने। और सच बात है, आज हमारी बात हो रही थी, कल 7 बजे के पहले न मैं जानता था, ना ये जानती थी कि कहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, पर इसी को बोलते हैं आपकी मेहनत का फल। आप जब मेहनत करते हैं तो उसका एक रिजल्ट आपको मिलता है। तो मैं ईशानी को कंटिन्यू कराता हूँ। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं ईशानी अवधिया, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था ये। मैं 2018 से कोशिश कर रही हूँ। मैं 2018 जनवरी में यहाँ एनरोल की थी। मेरा पहला सब्जेक्ट सीआरपीसी था यहाँ पे। और 2019 में मैंने पहला अटेम्प्ट लिखा था, उसके बाद 20 में सेकंड। तो 19 में 3 नंबर से मेरा रह गया था और 20 में 4 नंबर से। तो मुझे तो लगा पता नहीं अब कुछ होने वाला भी है कि नहीं, सच बता रही हूँ मैं। और कोशिश तो की और कंसिस्टेंसी, जैसा चालुक्य ने कहा, कंसिस्टेंसी, रोज पढ़ना। भले आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं पर आपको पढ़ना है, क्योंकि जो एक बार आप फ्लो बन गया है और उसके बाद हम ब्रेक ले लेते हैं कि चलो यार आज थोड़ा चिल कर लेते हैं, थोड़ा अनऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर रही है, थोड़ा मतलब रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा पार्टी कर लेते हैं। मतलब सब कुछ पार्ट एंड पार्सल है, आप ये सब करिए क्योंकि रिफ्रेशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं तो खूब घूमती भी थी और मूवीज़ भी मैंने खूब देखी हैं, पर उसके बाद आप टाइम निकालिए कि आपको पढ़ना है, क्योंकि एक बार फ्लो टूटेगा फिर वो फ्लो लाने में आपको 1 हफ्ते की मेहनत या 15 दिन की मेहनत लग जाएगी, क्योंकि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता ना। फिर लगे अरे यार थोड़ा और मूवी देख लेते हैं, कुछ सीरीज आ गया तो वो और देख लेते हैं। तो एक वो बात है। और सर ने जैसा कहा कि फिजिकल और मेंटल दोनों ही, तो मुझे स्लिप डिस्क का इशू हुआ था जब मैं यहाँ ज्वाइन की थी। उसके पहले मैं बेड रिडन थी। फिर मैं यहाँ ज्वाइन की तो मैं वो बेल्ट लगा के आती थी। सर मुझे बिल्कुल खड़ा नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल से मैं 2 घंटे की क्लास अटेंड कर पाती थी, 8 से 10। फिर वो धीरे धीरे, कभी भी ऐसा लगता था कि बहुत एक्सट्रीम पेन है, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊंगी। फिर कभी कुछ दिन नॉर्मल रहते थे। तो वो सब देखा है सर ने मेरा तो वो इसीलिए कह रहे हैं। बाकी कंसिस्टेंसी ही एक वो है। और हम जैसा सोचते हैं कि मेंस में ट्रांसलेशन जो है वो कम नंबर का आता है, तो जनरली हम ट्रांसलेशन को ना इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है ठीक है यार 20 नंबर का ही तो है, पर ट्रांसलेशन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मेरा पहली बार का सिलेक्शन रुका था क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन में, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में 3 नंबर मिले थे। तो मुझे समझ में आया कि ट्रांसलेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। ट्रांसलेशन, उसके बाद जजमेंट, आपको दोनों ही जजमेंट पे इक्वली फोकस करना है। वहां पे वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। आप कैसे लिख रहे हैं, आपको चीजें तो पता है, आप सब पढ़ते हैं, पर उस चीज को आप सीक्वेंस वाइज कैसे जमा के और उसको वहां लिखते हैं, वो आर्ट है। और वो आपको डेवलप करना है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। आप जब भी अपना जजमेंट लिखे, हमारी कभी भी आदत नहीं होती कि हम अपना जजमेंट लिख के फिर से चेक करें। हम कभी नहीं पढ़ते। मतलब हमको लगता है एक जजमेंट लिखा गया, ओ माय गॉड वी आर डन, अब दोबारा पढ़ना ही नहीं है उस जजमेंट को, कैसे तैसे कंप्लीट हो गया है। तो पर आपकी कहाँ कमी है वो आप जजमेंट अपना खुद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आपको लगेगा पढ़ने के बाद यार मेरा कुछ मिसिंग है, या एम आई मेकिंग सेंस, जो मैं बोलना चाह रही हूँ या मैं बोलना चाह रहा हूँ वो एक्चुअल में नरेट में कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ उस जजमेंट से कि नहीं। ये आप खुद अपने बेस्ट जो जजमेंट है वो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो एक तो मैं ये कहूँगी कि अपने जजमेंट्स जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल चेक करिए। मेंस के डेट आने का वेट बिल्कुल भी ना करें। आप पहले से जजमेंट लिखिए। आपको लगता है आप 2 जजमेंट नहीं लिख सकते हैं पर डे, 1 जजमेंट लिखिए, ऑल्टरनेट लिखिए, पर लिखिए ज़रूर। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि अच्छा द कोर्ट ऑफ डैश, फिर क्या, उसके बाद क्या है, फिर प्रिसाइडेड बाय के बाद क्या आता है, फिर सीएनआर नंबर के बाद क्या होता है। उस मतलब आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आप इतना सोचेंगे मतलब आपका पेपर छूटना ही छूटता है, क्योंकि ट्रांसलेशन आजकल जो हो गया है वो ट्रांसलेशन लेंदी आता है। तो आपको सब पूरा पेपर तो कंप्लीट करना ही है, इतनी स्पीड आपको लानी ही है कि आप पेपर कंप्लीट करें।
मैंने लास्ट में ऐसा किया था कि मैं टाइमर सेट करके, नॉट लास्ट मतलब मेरा तो तीसरा अटेम्प्ट था, तो मैं तो शुरू से ही कोशिश करती थी कि मतलब मैं जैसे क्रिमिनल का जजमेंट है तो 1 घंटे 15 मिनट में मैं किसी भी हालत में कर लूँ, सिविल का है तो 1 घंटे में कर लूँ। हमारा तो ये जो जजमेंट है करंट का वो तो हमारा पढ़ा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग हमको लगाना नहीं है, वो तो हमको पता है कि हमको इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, हम इतने बार लिख चुके रहते हैं। बट वहाँ पे तो नया जजमेंट आएगा, आपको उसको पढ़ने में, एनालाइज करने में 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर आप यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप समझ लीजिए 1 घंटा 20 से 25 मिनट भी हो सकता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, और क्रिस्प करके भी आप लिख सकते हैं, पर अच्छी चीज़ लिखनी है। ये नहीं कि एक ही बात को घुमा घुमा के हम बार बार लिख रहे हैं। रीजनिंग लिखनी है, आप जो भी आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं या जो भी पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे उसने कहा कि मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं था, सपोज गिविंग यू एन एग्जांपल कि वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था, अक्यूज बोलता है, वो प्ली ऑफ एलिबाई का वो लेता है, डिफेंस लेता है, तो आप उसके प्ली ऑफ एलिबाई को क्यों नहीं मान रहे हैं, इस रीजन को आपको प्रॉपरली लिखना है। जैसा हम कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी सीन। तो अगर अक्यूज की हम बात नहीं मान रहे तो उसका एक कारण आपको प्रॉपरली लिखना है कि भाई हम क्यों नहीं मान रहे आपकी बात। उसको भी लगना चाहिए ना, चलो मुझे सजा मिल रही है तो उसका कोई कारण है। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल में भी यही होता है, मैं जितना समझ पाई हूँ। तो जजमेंट राइटिंग में भी आपको वो चीज़ लानी है, और जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। मतलब पढ़ाई में तो बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है, आप जितना पढ़ सकते हैं। बैरेक्स को तो रट डालिए। एक्चुअल में उसका सर बोल रहे थे कि मेहनत से बड़ा कोई मतलब उसका शॉर्टकट है ही नहीं मेहनत का। आपको तो मेहनत करनी ही करनी है। आप जब इस फील्ड में घुसे हैं और आपको पता है कि आपको ये चीज़ करनी है, इफ़ यू आर सो डिटरमाइंड कि आपको ये करना ही करना है, तो फिर आप ये मत सोचिए कि अरे यार मैंने आज 2 घंटे पढ़ा है या मैं आज 10 घंटे पढ़ लिया मतलब मैंने बहुत अचीव कर लिया। नहीं, आप एक टारगेट सेट करिए। अनरियलिस्टिक टारगेट सेट मत करिए कि भाई आज तो मैं 4 चैप्टर ही निपटा दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे या 1 चैप्टर पढ़ेंगे, पर आप उसको ऐसा पढ़िए कि आपको बन जाए। उसके क्वेश्चंस लगाइए। सर हमेशा बोलते थे इंडेक्स पे फोकस करो, इंडेक्स प्रिंट करो, इंडेक्स पे शॉर्ट नोट्स बना लो। वो मैंने किया और वो एक्चुअल में हेल्पफुल है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना आप पूरा बैरक नहीं रिवाइज कर सकते, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। अब 2 दिन आपने रिवीजन के लिए रखा है, अब 2 दिन में आपको 15 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, कैसे करोगे? क्योंकि जो मेजर 5-6 सब्जेक्ट हैं वो तो उसमें तो पर सब्जेक्ट 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि अब कोई भी मतलब डायरेक्ट खोलोगे और आपको लगे यार इसमें तो ये वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो ये वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है तो वो तो टाइम टेकिंग हो ही जाता है। तो एकदम क्रिस्प जजमेंट राइटिंग का तो मैंने बता दिया। इंटरव्यू के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप करंट पे भी फोकस करें। हम लोग करंट एकदम इग्नोर कर जाते हैं, मैंने भी किया था। तो मैं बता रही हूँ, मेरा इस बार इंटरव्यू बहुत ज़्यादा करंट टॉपिक्स पे था। इस फील्ड में आपको जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जनरल नॉलेज मतलब मैं ये एकदम से नहीं कहूँगी कि ये नदी कहाँ से निकलती है, ये पहाड़ कौन सा है, ये कौन से रेंज का है, मैं ये नहीं कहूँगी आज के करंट में क्या चल रहा है। जैसे आज सुबह में देख रही थी सरोगेसी को लेके कुछ जजमेंट आया है। जैसे मुझसे इंटरव्यू में 2-4 मैं क्वेश्चन शेयर कर सकती हूँ कि सरोगेसी के लिए ओपिनियन मांगा था मुझसे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आप तभी आप बता पाएंगे ना जब आपका एक्चुअल में उस चीज़ को लेके कोई ओपिनियन है। आपको पता है हम लोग जनरली क्या है वो 15 सब्जेक्ट में इतने कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, आपको लगता है 15 सब्जेक्ट के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। पर ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो जनरल नॉलेज है, जो पता ही होना चाहिए इंसान को अगर आप इस फील्ड पे घुस रहे हैं। जैसे मुझसे कभी किसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, सिटीजन जो है सीनियर सिटीजन उनके लेके क्या मेंटेनेंस का वो है। तो एक वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 का। तो ये एकदम बेसिक चीज़ें कि भाई नॉर्मल है कि आपको पता होनी चाहिए सब चीज़ें। मुझसे अभी रिसेंट में ही सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेके पूछा गया था। फिर कुछ टसल चल रहा था गवर्नर और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के बीच में, तो उसको लेके मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड सो एज टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं वहाँ पे आपका हर चीज़ को लेके एक तो पहले आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। अब नॉलेज के साथ आप जैसे नॉलेज गेन करेंगे आपको थोड़ा बहुत उस चीज़ को लेके ओपिनियन होना भी चाहिए। क्या आपको क्या नेगेटिव लगता है उस चीज़ का, क्या पॉजिटिव। एकदम बायस होने नहीं कह रही हूँ, दोनों ही आपको पता होना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स क्या चीज़ है। सर का ही सजेशन है,
और मैंने बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया उस चीज़ को, बिकॉज आई हैव सीन, आई हैव डन इट, और मुझे समझ में आया कि भाई ये एक्चुअली में कारगर है। आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे, जो कोई भी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, आज बना लिया आपने नोट्स, आपको लगा वाह वाह मेरी तो बहुत अच्छी कॉपी नोट्स बन गई है, एक बार तो पढ़ लेंगे, जब दोबारा उस बैरेक को खोलेंगे ना, वो कॉपी आपको कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा, आप कॉपी खोजते रह जाएंगे, आपको अरे यार इस पॉइंट पे मैंने क्या लिखा था, सर ने क्या बताया था, पता नहीं चलेगा। आप डायरेक्ट पे ही नोट्स बनाइए, आपको लग रहा है स्पेस नहीं है, स्टिकी नोट्स यूज करिए, एक्स्ट्रा शीट ऐड कर लीजिए उसमें। देखिए बैरेक भगवान है, जैसे हम मतलब समझते हैं, ऐसे बोलते तो नहीं पर गीता है बोलते हैं, वो है बैरेक्ट। कुछ भी चीज बैरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, वो कहीं पे इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है वो सेक्शन, तो आप देखिए बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स। देखिए हर बुक सही चीज बताए जरूरी नहीं है, सब लोग अपना अपना ओपिनियन पब्लिश कर देते हैं। ऑथेंटिक बुक्स रेफर करिए, ठीक। कोई पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे तब तो अपने पास टाइम नहीं है इतना, अपन को स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसे नहीं बुक पढ़ रहे हैं, एक ही बुक, वो एविडेंस एक्ट की बुक ही चल रही है, 2 महीने हो गए, एविडेंस एक्ट डज नॉट रिक्वायर इतना सारा टाइम। तो अपने नोट्स बनाइए, सर तो ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत कुछ कवर कर देते हैं, केसेस भी बता देते हैं। आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि यार इस पे कुछ और होना चाहिए, मेरे पास कोई और कंसेप्ट है जो मुझे नहीं क्लियर हो पाए, पहले तो सर इज द सोर्स, आस्क हिम ये इसका मतलब क्या है। उसके बाद भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड, गो फॉर सोर्सेज की बुक में देख लूँ या ऑनलाइन देख लूँ। दूसरी चीज मैं सर बता रहे थे तो मुझे याद है कि एक एक ही चीज को बार बार कैसे पढ़ना है, ये हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये लास्ट क्लास में मेरे साथ अभी होने लगी थी, मैं तो पता नहीं कैसे पढ़ रही थी, मुझे लगा था मेरे को पढ़ना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। तो एक हम यूज कर सकते हैं कि यूट्यूब पे ये इन लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं, अपनी बैरेक खोलिए, वो अगर 5 सेक्शन पढ़ा रहा है ना आपको, तो आपका 5 सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन के पर्पज से बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम रीडिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है उसमें आपको क्या पढ़ना है। यू जस्ट नीड टू गेट रिमाइंडेड ऑफ इट कि हाँ चलो इसमें ये पॉइंट्स है, तो आप वो जो बोल रहे हैं उस प्रोविजन को आप पढ़ लीजिए, हाँ चलो एक सेक्शन हो गया, तो उसके साथ आप चलेंगे, तो ऐसे आपका अगर वो 5 घंटे का वीडियो है तो आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो गया। ये एक तरीका है, ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, जो एक्चुअली में मुझे काफी इफेक्टिव लगा। और डायरेक्ट में भी आप अंदर भी लिख सकते हैं प्रोविजन, हाँ पूरी भर दो भाई, बिल्कुल कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, उसमें सब कुछ आ जाना चाहिए, कलर कर दो, सब कुछ कर दो। और सर अपनी एक बैरेक लेके आए थे, सर से ही इंस्पिरेशन मुझे मिला है। सर की ना बैरेक में अलग अलग पेन्स हैं, अलग अलग कलर के, आप जितने बार पढ़ रहे हो उतने बार कलर अलग ना, वैसे ही मैंने यूज किया है, जितने बार मैं पढ़ती हूँ हर बार कलर अलग। तो मुझे ये पता है कि भाई और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए, ये रिवीजन में हेल्प होता है। जब प्री का एग्जाम देने जाएंगे और उस टाइम पे पढ़ रहे हैं तो पूरा प्रोविजन आप नहीं पढ़ पाएंगे लास्ट मोमेंट पे, एकदम कीवर्ड्स, जिस सेक्शन, वो जो सेक्शन का सार ही वही है, तो वो आपको ध्यान रखना है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए किसी ऐसे मार्कर से कि आपको ध्यान में रहे कि हाँ भाई चलो ये कीवर्ड्स हैं इसके। इलस्ट्रेशन तो बिल्कुल भूल के भी छोड़ के मत जाना, इलस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है भाई, मतलब वो तो इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने लोगों ने प्री दिया है, और कोई प्रेशर है, कोई भी नहीं। हाँ तो अब तो प्रिपरेशन है ना, तो अभी तो टाइम है अपने पास, तो इलस्ट्रेशन तो देखना ही देखना है, हर सब्जेक्ट का इलस्ट्रेशन आपको देखना है। इलस्ट्रेशन हैज गिवन, मतलब इलस्ट्रेशन दिया है ना, इट इज फॉर अ रीजन, वहां दिया हुआ है ना, वो इग्नोर थोड़ी करना है अपन को। बैरेक का शुरू से लेकर कंसोलिडेटेड है, एक क्या है वो, वहां से लेकर आखिरी रिपील भी लिखा हुआ है ना, वो भी पढ़ना है, किस एक्ट को रिपील किया है, तो ये बहुत जरूरी है। अभी तुम लोगों के 10 दिन इंटरव्यू चल रहे थे ना, हाँ। तो मैंने बताया इस बार का इंटरव्यू का ट्रेंड बहुत अलग था, हाँ। और इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछे बताओ चोरी क्या है, हाँ। हाइपोथेटिकल आपको क्वेश्चन बना रहे हैं और उससे आपसे क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं, और लग रहा है कि हाँ भाई ये आंसर सही दे रहा है, तो तुरंत उस पर दूसरा क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, मतलब 100% डोमिनेट हो गए थे, ऐसा मेरे को सुनने को मिला। मैं तो दिया नहीं, तो इनको मैं यही कह रहा था, अभी मौका है, इन डेप्थ जितना पढ़ सकते हो आप लोग पढ़ लो, क्योंकि फ्रेश हो आप लोग,
एक बार अगर आपने अपने कंसेप्ट को खराब कर दिया या बिगाड़ दिया तो फिर वो दोबारा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सही बात बोल रहे हैं सर। जब इंसान पहली बार कोई चीज को पढ़ता है बहुत ही ज्यादा अटेंटिवली पढ़ता है, क्योंकि उस चीज पे ना उसको इंटरेस्ट आता है। किसी भी चीज को आप पहली बार पढ़ेंगे, कोई आप नॉवेल भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे यार पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही एकदम फोकस के साथ आप पढ़ते हैं ना। उसके बाद धीरे धीरे वो फोकस कम होते जाता है, लगता है अरे यार अभी तो पढ़े थे, फिर पढ़ना है, चलो अब ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो पहली बार आपका जो भी बेस बनेगा वो आप बेस स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि उसी के ऊपर बिल्डिंग बनती है। पहली बार इतनी प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली थी कि जब दूसरी बार प्री दिए तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगी। मेरा तो दूसरी बार प्री मेरे इंटरव्यू के 2 दिन बाद ही था, रिजल्ट के 2 दिन बाद। मैं तो इधर रो भी रही हूँ और मुझे लग रहा है प्री का भी पढ़ना है। यहाँ से हाँ, ये 14 वगैरह सब फेल हुए थे। हाँ, मतलब 9 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आया, 8 या 9 को, और 7 को आया था, और 10 को 10 या 11 को 10 इनको प्री लिखना है, उसका प्री क्वालिफाई करना, फिर वहाँ मेंस लिखना। अब सोच लो अगर आपको 2 दिन के अंदर आपको कि कल आपको पता लगा है कि आपको मातम बना रहे हैं किस चीज का नहीं हुआ है और उसके बाद 2 दिन बाद आपको फिर उसी माइंडसेट से क्या देना है, प्री तो क्वालिफाई। और उस प्री में बहुत लोग फेल हुए थे, बहुत लोग फेल हुए, पर उसमें बहुत लोग जो पास हुए थे वो सिलेक्ट भी हुए थे। ये चीज थी, वो भी एक अच्छा दौर था। तो ऐसे दौर गुजरते चले गए। नहीं हुआ सिलेक्शन, मैंने सर को फोन किया, सर क्या करूं मैं, 2 दिन बाद ही प्री है। सर अब जो हो गया उसको छोड़ दो, प्री पे फोकस करो। फिर भी मेरा रोना नहीं रुक रहा है। मैं बोली कैसे नहीं हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। सर कह रहे अब जो नहीं हुआ है उसको छोड़ दो, अभी फोकस करो प्री पे। तो सर का मोटिवेशन तो मेरे को हमेशा ही रहा है। और इंटरव्यू के बाद भी तुरंत निकलने के बाद फोन किया और सर मेरा ऐसा गया, मैं से ये पूछे, ये पूछे सर, ये पूछे, ऐसा पूछे। मैंने बोला 10 से 11 नंबर मिल जाएगा, यही बोला था ना। 12 मिला 12 पहले टेंशन मत लो, क्योंकि जैसा इंटरव्यू चल रहा था इस बार का इंटरव्यू नॉलेज बेस पे नहीं चला है। ये देख रहे थे कि ये जो बंदा बैठा हुआ है इसका डेप्थ नॉलेज कितना है, डिलीवरी ऑफ कंटेंट क्या है इसकी, और इसका फोकस क्या है। थोड़ा भी लगा कि ये थोड़ा सा घुमा रहा है या लेजीनेस निकाल रहा है या लोग तो टोटल उन्होंने पर्सनालिटी को देखा और बाहर किया। तो बहुत कुछ उस चीज़ पे फोकस किया। चेहरा रंग रूप मायने नहीं रखता है। जब वहाँ बैठते हैं तो आपकी पर्सनालिटी जब कैरी होती है तो सबसे पहली चीज़ होती है डिलीवरी ऑफ थिंग। आपने उस चीज़ को कैसे उसको समझाया, कैसे बताया। तो मैंने बोला नहीं चिंता मत करो, 11 नंबर तो मिल जाएगा, 10-11 नंबर आराम से मिलेगा, 12 मिला ये चीज़ें हैं। तो अपना बेस्ट दीजिए। आप लोग के कोई प्रश्न? प्रश्न ये है कि ट्रांसलेशन के लिए इन्होंने क्या अप्रोच रखी थी। ऑनलाइन वाले भी सुन लेंगे। बेरेक्ट तो आप लोग की डिग्लॉट ही होगी, सर ने बताया होगा डिग्लॉट यूज करना है। जब भी आपको लगता है कोई, आप कभी भी पढ़ रहे हैं, जैसे आपके पास टाइम है या जो भी है, जब भी किसी प्रोविजन को पढ़ें तो उस प्रोविजन का ना थोड़ा हिंदी वर्जन भी देख लें। क्या बोल, जनरली इंग्लिश मीडियम का ना हिंदी थोड़ा वीक, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही वीक रहता है, और हिंदी मीडियम का इंग्लिश। हिंदी मीडियम वाले तो फिर भी इंग्लिश को, उसके वर्ड्स को थोड़ा बहुत जानते हैं, पर इंग्लिश मीडियम हिंदी, इसका लॉ का क्लिष्ट है काफ़ी, हिंदी थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो अपन को थोड़ा साथ साथ में देखते हुए चलना। लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन नहीं होती भी ट्रांसलेशन की, मैं बता दे रही हूँ। अपनी वोकैबुलरी खुद बनाइए, डायरेक्ट उठाइए, आपके पास टाइम है, गिव इट 1 घंटा रोज का, आधा घंटा रोज का, जो भी प्रोविजन बना, मतलब आप देख रहे हैं उसका जो भी आपको लग रहा है वर्ड मीनिंग आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। वो कॉपी आपको काम आएगी थ्रू आउट। वो आपका खुद का वोकैबुलरी नोट्स है, वो आपको कोई बना के नहीं देगा। लीगल ट्रांसलेशन मोस्टली आते हैं, लीगल आप कर लोगे तो आप जनरल ट्रांसलेशन कर ही लोगे। न्यूज़पेपर पढ़िए हिंदी का, जो इंग्लिश मीडियम वाले, थोड़ा हिंदी उसमें भी अपन को समझ नहीं आता। दैनिक भास्कर में कितना डिफिकल्ट लगता है, अरे इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है, तो आज भी वापस से पूछती हूँ इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा क्यूरियस भी रहना पड़ेगा भाई, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को नॉलेज के लिए पढ़ रही हूँ। डिग्लॉट फॉलो करना है, ट्रांसलेशन रोज करना है। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 प्रोविजन करो यार, पर करो। ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है। आज जो मैंने पहले गलती की थी कि 1 महीने में मैं सोची ट्रांसलेशन हो जाएगा मेरा, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, तो मेरे को लगा हाँ ये तो अच्छा ही है, हो ही जाएगा। इंग्लिश टू हिंदी मुझे लगा ठीक है चलो मैं 1 महीने में कर लूंगी।
बहुत बड़ी गलती थी मेरी, बिल्कुल मत करिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपना वोकैब, अपना सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है 1 महीने में आप कर ही नहीं सकते। तो आप अभी से लग जाइए। 2 प्रोविजन बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, किसी भी एक्ट के आप उठा लीजिए मेजर प्रोविजन। और एक चीज़ मैं लास्ट बोलना चाहूँगी, सर आपके लिए आप लोग सर कंसीडर करते हैं, पर इनको मेंटर कंसीडर करिए। कोई भी दिक्कत है, इज़ देयर टू हेल्प। आप उनसे शेयर करिए और मैं श्योर हूँ कि सर कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन, किसी ना किसी तरीके से सजेशन, हेल्प ज़रूर करेंगे। मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं, मैंने सब शेयर किया है सर से। अपन थोड़ा हिचकिचाते हैं ना, अपन को लगता है सर अपन कैसे बोले, बट वो यहाँ पे खड़े हैं, ही इज़ देयर फॉर अ रीज़न। और आप उनको एक मेंटर की तरह कंसीडर करिए, वो बिल्कुल आपको आगे लेके जाएंगे। इज़ द लास्ट थिंग आई वांट टू से। ये जो वैकेंसी है ये 2022 की है, 2 साल हो गया। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को तो 1.5 साल हो गया। मेंस का बैच था या इसका मुझे एकदम रैंडम याद नहीं आ रहा, तो मुझे लगा इस बार यार इन लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। तो मैंने ये कहा था कि 2022 में जो टॉप करेगा उसको समय आईफोन 13 था, तो उसको मेरी तरफ से आईफोन 13 गिफ्ट मिलेगा। तो कल बेटे से बात भी हुई, मैं आप लोगों को बताया भी, तो बेटे ने अपग्रेड कर दिया। बोले पापा 13 तो पुराना हो गया है, 14 दे दो प्रो, नहीं तो 15 दे दो। तो यहाँ आने के पहले डिसाइड हो गया था कि अगर ऐसा हुआ, तो लग रहा था अंदर से कुछ हो रहा है अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो अपन यही करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वो वादा पूरा करूँगा कि जो मैंने किया था उसको मैं निभाऊँगा। तो ईशानी को चाणक्य के परिवार की तरफ से, आप सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब ये न्यायपालिका में जाके अपने कर्तव्यों को पूरा करें, ईमानदारी से पूरा करें और पूरे अपने एफर्ट से, 100% एफर्ट से, देखिए एक न्यायपालिका के लिए एक अच्छा उदाहरण बन गया। तो मैं आपको एक फिल्म का जो है उदाहरण देता हूँ। एक धोनी फिल्म आई थी। धोनी फिल्म में धोनी का एक शुरू से टारगेट था कि वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है। और उसके जो कोच है वो तो फुटबॉल खेलना चाहता था, उसको ज़बरदस्ती ठीक है बैट्समैन बनाया, कीपर बनाया। जिस दिन वर्ल्ड कप जीता तो उस सीन को याद कर रखिएगा, तो वो बोल नहीं पाए, बट उन्होंने अपने पत्नी को एक्सप्रेशन दिया कि ये मेरा स्टूडेंट है। और शायद उसी दिन के लिए जो है एक टीचर जिंदा है। आज बोलते हैं ना भाई आपके मेंटर कौन थे, आपको पढ़ाया किसने, आपको शिक्षा किसने दी, आज आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इसमें आपको शिक्षा किसने दी। अब शिक्षक के लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई गुरु होना चाहिए, कोई मूर्ति को गुरु बना लेता है, कोई व्यवहार को, अपने जीवन के अनुभव को गुरु बनाता है। तो ये होता है, पर जिस दिन आप सफल होते हैं उस दिन सही मायने में, तो जिस दिन ये अच्छा करेंगे उस दिन और गर्व महसूस होगा। तो आशीर्वाद है कि ये बहुत अच्छा करे, न्याय जगत में एक अपनी पहचान बनाए। कोर्ट के बाहर जाने के बाद वकील इनके बारे में गलत, अरे यार कहा है, ऐसा नहीं, एक अच्छा, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी पार्ट ऑफ द लाइफ है, ठीक है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, पर आप न्याय संगत करें, हमेशा मैं कहता हूँ। जो उचित है, जो रीजनेबल है, वो आउटसोर्स दिखना चाहिए। वहाँ से यहाँ तक आने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे और लोग भी आए थे और मैं वहीं बैठती थी, मुझे लगता था यार मेरा नंबर कब आएगा। सर स्पेशली जब पार्टीज देते हैं ना किसी के सिलेक्शन के बाद, मैं आज तक इनवाइटेड नहीं रही हूँ किसी भी पार्टी में क्योंकि मेरा सिलेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं हुआ है। तो मुझे लगता था यार मैं क्यों नहीं इनवाइटेड रहती हूँ, मैं कब जाऊँगी। अब मुझे ये सब चीज़ का तो मुझे पता नहीं था, मैं इस चीज़ को रिलीव थी कि इस बार पार्टी सर देंगे तो उसमें मैं इनवाइटेड रहूँगी। और ये भी है तय है कि ये जहाँ बोलेंगे वहाँ पार्टी होगी। तो ये मेरी तरफ से मैंने जो वादा किया था, फर्स्ट प्राइज गोज टू ईशानी।
देखिए ये तो गिफ्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, और इसके बाद सोचिए आपकी लाइफ क्या बदलने वाली है। ठीक है, 3 महीने 4 महीने बाद इनकी लाइफ क्या होगी, कहाँ बैठेंगे, बैंक अकाउंट में हर महीने सैलरी, पेट्रोल अलाउंसेस, और वकील साहब लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैम, तो ये सम्मान कहाँ मिलेगा आपको। इसके आने वाले 100 अपग्रेड हो सकते हैं फ़ोन के, पर पद से बड़ा जो है आपको कोई, ठीक है, अचीवमेंट नहीं मिलेगा। ठीक, आप सभी की तरफ से फिर से और एकेडमी की तरफ से फिर से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।